अस्सलामुअलैकुम वेलकम टू क्रिकेट प्लेयर्स। एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आप सब जानते हैं कि किंग ने कर दिया और पेशावर ज़ल्मी ऑलमोस्ट 9 इयर्स के बाद अपना टाइटल सेकंड टाइटल जीती है और अंडर द कैप्टनसी ऑफ बाबर आजम, जिन्होंने शानदार कैप्टनसी से अपनी टीम को एक फातेबन चैम्पियन बनाया। और सईद भाई मेरे साथ मौजूद है। सईद भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? यार, हम अपनी फीलिंग्स एक्सप्लेन नहीं कर सकते वर्ड्स में। जो पिछले 2 सालों में 2.5 सालों में जो चल रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ और बाबर आजम के साथ और हमारे साथ, तो उसके बाद ये एक मतलब एक ऐसा मोमेंट है जो एक आपको एक उम्मीद देता है कि आगे आप एज ए क्रिकेट फैन उम्मीद देता है दिन भी आ सकते हैं। आवाज आ रही है मेरी? बिल्कुल आपकी आवाज़ आ रही है और वाकई हमारे पास अल्फाज ही नहीं है। देखिए, मेरे से मुझे समझ नहीं आ रही कि मैं कौन सा लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, क्योंकि हम जानते हैं हमने लास्ट 2-3 साल में कैसा टाइम देखा है और पाकिस्तान क्रिकेट ने कैसा टाइम देखा है। तो उसकी बेहतरी के लिए ये बहुत ज़रूरी था। बिल्कुल बिल्कुल, ये बहुत जरूरी था, बाबर के लिए जरूरी था, क्योंकि आपको पता है वो हमारे बेस्ट प्लेयर हैं। और और कोई बाबर के करीब भी नहीं है। हम ये पिछली वीडियोस में भी बात कर चुके हैं कि कोई प्लेयर उसके करीब भी नहीं है पाकिस्तान में। तो एक हमारा जो बेस्ट प्लेयर है उसका एक अच्छे फ्रेम ऑफ माइंड में होना, उसका एक रिलैक्स माहौल में होना और उसका कॉन्फिडेंट होना पाकिस्तान टीम के लिए बहुत जरूरी है। तो ये वाली हैप्पीनेस और ये वाला जॉय आप बाबर आजम अपने साथ लेके जाएंगे इंटरनेशनल क्रिकेट में। और वो उसी फ्रेम ऑफ माइंड के साथ खेलेंगे और आपको बाबर आजम की उसमें क्लैरिटी नजर आ रही है कि अब वो वापस उसी माइंडसेट में जा रहे हैं जिसमें वो सक्सेसफुल थे। और वो लोग कहेंगे अभी वो हटे हटे इससे, मैं तो कहूंगा कि 2022 से वो इस चीज से हट गए थे। जब 2022 वर्ल्ड कप में आपने वो चीज देखी, 2022 पीएसएल में आपने वो चीज फील की होगी कि बाबर बहुत ज्यादा बॉटम हैंडेड प्लेयर बनने की तरफ जा रहे थे स्ट्राइक रेट के चक्कर में। तो फाइनली उन्होंने काफी अरसे बाद ये चीज रियलाइज की है कि मैं अपनी गेम जिस तरह से स्टार्ट की थी उसी तरह मुझे कंटिन्यू करनी चाहिए। और ये पाकिस्तान के लिए अच्छा साइन है और इसी वजह से मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि बाबर पाकिस्तान में भी इसी तरह खेलेंगे जिस तरह वो पीएसएल में खेले। बिल्कुल ऐसे ही है सईद भाई। आप वाली बात बिल्कुल ठीक है। वो थोड़ा सा टेक्निक में भी थोड़े इश्यूज नज़र आ रहे थे, क्योंकि वो उनको हार्ड हिटर बनाया जा रहा था। तो उस वजह से वो जो है ना, पाकिस्तान इंटरनेशनल टीम के लिए भी कोई अच्छा मतलब कर देते होते थे, लेकिन जैसे हमें एक्सपेक्टेशन होती थी वैसे उनके रन्स नहीं आ रहे थे। तो सबसे पहले हमने देखी 2-2.5 साल बाद हमने सेंचुरी देखी ओडीआई में। तो अब टी20 में भी 67 इनिंग्स में कोई सेंचुरी नहीं थी, तो टी20 में भी उन्होंने इस पीएसएल में 2 सेंचुरियां की। तो अब इंशाल्लाह अगली हमारी बांग्लादेश के साथ टेस्ट सीरीज आ रही है, तो वो भी टेस्ट सीरीज में भी इंशाल्लाह टेस्ट में भी सेंचुरी होगी, तो एक अच्छा काम बैक होगा। देखिए, मैं तो ये कहूंगा कि ये एक केस स्टडी हो सकती है। ये अगर आपने किसी को कुछ एक्सप्लेन करना है इस बारे में तो आप ये बाबर आजम की एग्जांपल दे सकते हैं कि एक बैट्समैन का, एक प्लेयर का, एक क्रिकेटर का या किसी स्पोर्ट्समैन का, आप किसी में भी ले लें, उसका एक राइट फ्रेम ऑफ माइंड में होना कितना जरूरी है और वो चीज उसकी परफॉर्मेंस पे कितना इम्पैक्ट डालती है। शुरू के पहले दिन से हम सुन रहे हैं ओटिस गिब्सन, अजहर महमूद, मिसबाह, बाबर खुद ये सब ये बात करें कि कोच ने सिर्फ बाबर से इतनी बात की कि मैं चाहता हूं आपको बैटिंग करना आती है, आपने 12,000 रन किए हैं, तो मैं आपको नहीं बताऊंगा आपने रन कैसे करने हैं, आपको पता है कैसे करने हैं, बस मैं चाहता हूं आप एंजॉय करें। उसने सारा प्रेशर निकाल लिया बाबर से। उसने बाबर से जब सारा प्रेशर निकाल लिया तो रिजल्ट आपके सामने है, 588 रन। एक ऑल टाइमर बाबर ने अपना सीजन लगवाया पीएसएल में। और ये सारा एक इसका क्रेडिट जाता है ओटिस गिब्सन को और उसकी मैन मैनेजमेंट को। और ये कोच का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है किसी भी टीम के लिए और किसी भी प्लेयर के लिए। और इसको अगर आप वर्ल्ड कप में ले जाएं तो वही कोच जो पहले दिन से प्रेस कॉन्फ्रेंस में और कैप्टन बाबर पे किस तरह से प्रेशर डाल रहे थे, उसका नंबर बदल के उससे किस तरह की एक्सपेक्टेशन रख रहे थे और क्या उसको गेम प्लान दिया हुआ था। तो ये जमीन आसमान का फर्क है जो लोगों को समझना पड़ेगा। जो हम बातें करते हैं पीएसएल इश्तिहारी सुपरस्टार और पीएसएल मर्चेंट और पीएसएल हर महीने होना चाहिए, तो उन लोगों के लिए मैं मेरा एक पैगाम है कि मसला पीएसएल में नहीं है, मसला इंटरनेशनल क्रिकेट में है। हाँ, पीएसएल और इंटरनेशनल क्रिकेट में बड़ा गैप है, वो हमें पता है। हम नहीं आपकी तरह एक है तबका, आपको पता है पाकिस्तान फैन बेस का, जो इंटरनेशनल की फ्लॉप उसको पीएसएल की 3 ट्रॉफी से कवर करने की कोशिश करते हैं, जो हम नहीं करेंगे।
हम पीएसएल को पीएसएल रहने देते हैं, इंटरनेशनल को इंटरनेशनल रहने देते हैं। लेकिन मसला ये है कि पीएसएल में वही प्लेयर जो पाकिस्तान में परफ़ॉर्म नहीं कर पा रहे होते, वो पीएसएल में क्यों करते हैं? उसका सिंपल रीज़न, एक सिंपल वजह ये है कि पीएसएल की जो फ्रैंचाइज़ीज़ हैं, कोचेज़ हैं, वो उस प्लेयर को ठीक यूटिलाइज़ करते हैं, उसको ठीक तरह से यूज़ करते हैं। हम इंटरनेशनल में अपने प्लेयर को ठीक तरह से यूज़ नहीं करते। हसन नवाज़ नंबर 4 पे मैन ऑफ द टूर्नामेंट होके टीम में आते हैं, वो नंबर 6 पे खेल रहे होते हैं। मोहम्मद हारिस ओपनर होते हैं, वो नंबर 4, 5, 6 पे खेल रहे होते हैं। तो पिछले डेढ़ 2 साल में सिवाय साहिबज़ादा फरहान के सब अपनी पोज़ीशन से आउट ऑफ पोज़ीशन खेले हैं और कोई अपनी पोज़ीशन पे नहीं खेला। तो ये वजह है कि लोग पाकिस्तानी प्लेयर्स पीएसएल में शाइन करते हैं और इंटरनेशनल क्रिकेट में जाके उस तरह से परफ़ॉर्म नहीं करते। बिल्कुल ऐसे ही। और आपकी एक चीज़ के साथ मैं ये भी ऐड करना चाहूँगा, जो लोग बाबर आजम को इख्तियारी सुपरस्टार कह रहे हैं, उसके साथ कह रहे हैं कि ये बाबर आजम के लिए था, उनके लिए ये भी बात है कि आपने अगर लास्ट सीज़न देखा होगा तो वो बाबर आजम का सीज़न अच्छा नहीं गया था, क्योंकि उनकी वो फॉर्म भी नहीं लगी हुई थी। तो वो जिस फॉर्म में होते हैं उस तरह की क्रिकेट खेलते हैं, वो ये नहीं है कि पीएसएल में अच्छा खेलते हैं और इंटरनेशनल में नहीं खेलते। एक ये चीज़, और दूसरी ये चीज़ कि हम बाबर आजम को नीचे खिलाते रहे और साइम अयूब को ऊपर खिलाते रहे, तो जबकि वो फ्रेंचाइज क्रिकेट में नीचे आके खेला, उस वो ओपनर में तो बिल्कुल फ्लॉप हो रहा था। जब उसने 3-4 नंबर पे बैटिंग की तो वो काफ़ी बेहतर बैटिंग कर रहा था, मतलब उसने एक मैच में 38 किया, एक मैच में 32 किया, और लास्ट मैच में भी उसने मतलब सिचुएशन के मुताबिक अच्छा खेला है। बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये चीज़ लोग नहीं रियलाइज़ करते। अ, हम बस टाँगे खींचने में लगे हुए हैं और मैं कल से देख रहा हूँ, मतलब मुझे अफ़सोस होता है देख के कि आप क्यों जल रहे हो? एक टीम जीती है, आप क्यों जल रहे हो? आप ऐसे जल रहे हो, आप इतना दुखी तो इंडिया के जीतने पे नहीं हुए थे जितना आप कल दुखी हुए हो। जैसे पता नहीं कौन-सी टीम जीत गई और कौन-सा प्लेयर जीत गया। तो ये इन चीज़ों से निकलना चाहिए और मुझे लगता है सेलिब्रेट करना चाहिए अपने प्लेयर्स को। बिल्कुल यही है, सारे पाकिस्तानी प्लेयर हैं, अगर कोई जीतता है आप हर बंदे को सपोर्ट करो, एट द एंड सारे पाकिस्तानी हैं। और कल से मैं भी सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि लोग ऐसे परेशान हो रहे हैं, किसी ने लगाया हुआ था कि बाबर आजम हार जाए पाकिस्तान क्रिकेट की बैटरमेंट के लिए। पाकिस्तान क्रिकेट की बैटरमेंट बाबर आजम के चलने पे ही है, क्योंकि आपके पास ऐसा प्लेयर आया ही नहीं है, ऐसा प्लेयर पाकिस्तान की हिस्ट्री में नहीं आया। और बाकी छोड़ो, हम लोग तो हम हैं बाबर के फैंस, चलो अलग बात है। जो लोग कमेंटेटर वगैरह तारीफें करते हैं, वो क्यों करते हैं? उसमें कुछ खास है तो करते हैं ना। तो ये चीज़ देखनी चाहिए कि एट द एंड सारे पाकिस्तानी हैं, और सबको खुश होना चाहिए अगर पाकिस्तान का प्लेयर जीता है। तो है भी पाकिस्तान का बेस्ट प्लेयर, तो खुशियाँ मनानी चाहिए, ना कि आप लोग परेशान होकर बैठ जाओ जी बाबर आजम जीत गया, सोग मना रहे हो आप लोग। यार उसका रिकॉर्ड बोलता है। वो उसके लिए ना किसी एक्स क्रिकेटर को ना किसी एक्स क्रिकेटर की स्टैम्प की ज़रूरत है, ना किसी फैन की स्टैम्प की ज़रूरत है। उसके रिकॉर्ड बोलते हैं और अल्लाह ने उसको जितनी इज़्ज़त दी है। साथ में ये मेंशन करना चाहूँगा कि जो पेशावर ज़ल्मी जीती है, पहले दिन से पहले मैच से बेशक इन्होंने 225 रन पहले मैच में कंसीड किए थे, लेकिन उनकी बैटिंग फिर जिस तरह से चली थी और जिस तरह से उनकी टीम नज़र आ रही थी, तो एक क्लियर फेवरेट्स पहले दिन से मैं कहूँगा पहले मैच की दूसरी इनिंग से लेके आज तक जो फाइनल था, तब तक पेशावर ज़ल्मी ने कोई गलती नहीं की, पेशावर ज़ल्मी की कोई मिस्टेक नज़र नहीं आ रही थी, कोई कोई ऐसा वीक स्पॉट नज़र नहीं आ रहा था कि इनकी बॉलिंग वीक है, बैटिंग वीक है, फील्डिंग वीक है। कुछ भी इनके मतलब एक परफेक्ट स्क्वाड था और शुरू से ही लग रहा था कि ये जीतेंगे। और जो लोग बैठे थे इस इंतज़ार में कि वो मुल्तान की तरह सारे सीज़न में जो जीत के आखिरी मैच हार गए, वो इस तरह का मसला यहाँ पे इसलिए नहीं था क्योंकि एक परफेक्ट कंप्लीट स्क्वाड था। आपने देखा आज इनका टॉप ऑर्डर नहीं चला, लेकिन कितने आराम से हार्डी और समद ने मैच को 16वें ओवर में खत्म कर दिया। तो इस वजह से शुरू से ही नज़र आ रहा था कि क्लियर फेवरेट्स हैं और आई थिंक डिज़र्व करते थे और बेस्ट टीम ही जीती है पीएसएल। बिल्कुल ऐसे ही है सईद भाई। इधर एक चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि ऑस्ट्रेलियन प्लेयर तो होती स्ट्रांग माइंडेड है। हार्डी ऑस्ट्रेलियन है, उसने पहले भी पर्स काचे की तरफ से भी फाइनल्स खेले हुए हैं, और इस साल भी वो जीत के आए हैं। उनके ऊपर तो बिल्कुल प्रेशर नहीं था। जो जिस बेस इस अब्दुल समद ने इनिंग खेली है, वो एक वाकई जो है ना, उनकी अप्रिसिएशन उनके लिए ना बनती है, क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छी एक इनिंग खेली है, और वो अपनी जगह जगह से हट के खेले हैं। और वो खुद बता रहे थे कि मैंने मिसबा भाई को बोला कि मैं जाऊंगा, मैं करके आऊंगा, और वाकई वो करके गए हैं। हाँ, क्या भाई शोर तो नहीं आ रहा ना मेरे पीछे? नहीं नहीं सईद भाई, नहीं आ रहा।
मेरे पीछे अज़ान हो रही है तो मुझे लगा कि कुछ शोर ना आ रहा हो। सही भाई, एक एक चीज़ और ऐड करना चाहूँगा कि हमने नईद राना को फाइनल के लिए बुलाया था, और उन्होंने वाकई बताया कि मैं क्यों इस टाइम जो कह रहे हैं कि स्पॉटलाइट में हूँ, कि बहुत अच्छे बॉलर हैं। उन्होंने बहुत अच्छा स्पेल किया है। पहले ओवर में उनको गालिबन 12-13 स्कोर लग गए थे, जिसका उन्होंने ज़रा भी प्रेशर नहीं लिया, और उन्होंने एक अच्छा काम बैक किया। 4 ओवर में 23-24 स्कोर दे के दो खिलाड़ियों को आउट किया। यार नाहिद राना एक तो क्लेवर बॉलर है, एक तो उसकी पेस है। ये तो उसकी सबसे यूनिक बात है, उसकी पेस। दूसरा उसका एक्शन, क्विक आर्म एक्शन है, तो वो जिस स्पीड से बॉल करते हैं और उनका एक्शन जिस तरह का है, तो बैट्समैन को ना टाइम नहीं देते कुछ मूवमेंट करने का या सोचने का। वो बॉल बहुत जल्दी में बैट्समैन के पास आ जाती है। दूसरा क्लेवर बहुत है। आज आपने उनका एक डिसमिसल देखा होगा, उन्होंने हुनैन शाह को सेटअप किया, 2 ऑफसाइड ऑफ स्टंप बॉल उनको पेस से बीट की और तीसरी यॉर्कर की। तो वहीं पे मेरे ज़हन में बात आई कि अली रज़ा को ये चीज़ सीखनी चाहिए। अली रज़ा और उनकी सेम पेस है, और अली रज़ा को ये चीज़ सीखनी चाहिए कि किस तरह से सेटअप करना है, आपने इस पेस का यूज़ कैसे करना है। आप प्रॉपर सेटअप करके यॉर्कर करो। आप पहली बॉल से यॉर्कर करोगे तो आप प्रेडिक्टेबल हो जाओगे। तो एक तो क्लेवर बहुत हैं, दूसरा इनको इनकी हाइट का एडवांटेज है, इनकी एक्शन का एडवांटेज है, और मैं तो बोलूँगा बांग्लादेश का जैकपॉट निकल गया है। ऐसा बॉलर बांग्लादेश के पास आ गया। बांग्लादेश को इसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। ये बांग्लादेश को थोड़ा-सा एज दिलवा सकता है, ये लो रैंक टीम्स के अगेंस्ट। मतलब बांग्लादेश उनमें बेहतर टीम बन सकती है, जो ऐसी टीम बन जाए जो अफगानिस्तान, यूएई, इनसे, इवन श्रीलंका से, वो उनसे जीतना रेगुलरली शुरू कर देंगे नहीद राना की वजह से। वैसे तो किस किस पे बात करें, माशाल्लाह। मैं सुफियान मुकीम को क्या ही बोलूं। बहुत कमाल बॉलिंग, हर मैच में मेन विकेट्स, और अच्छी इकॉनमी के साथ बहुत उम्दा बॉलिंग किया उन्होंने। उनके बारे में तो अल्फाज ही नहीं है हमारे पास। और क्रेडिट बाबर को भी देना चाहिए इसमें, कि जिस तरह से बाबर ने सुफियान को यूज़ किया और नाहिद राना को भी यूज़ किया। स्किल तो थी दोनों के पास, लेकिन बाबर ने जिस तरह से उनको यूज़ किया, तो वो सबसे जो मेरे लिए इम्प्रेसिव चीज़ थी इस पूरे टूर्नामेंट में, वो बाबर की कप्तानी थी। और मैं शॉक भी हुआ हूँ और मैं खुश भी हूँ कि बाबर ने जिस तरह से कप्तानी की, और मैंने तो ग्रो होते देखा है बाबर को एज़ कैप्टन। जब वो नए-नए कप्तान बने थे, तो तब में और अभी के बाबर में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। जब आप दूसरी साइड देखते हैं, शान मसूद को देखें या सलमान अली आगा को देखें, तो वो ऐसा लगता है वो एक जगह पे रुके हुए हैं, वो कोई ग्रो नहीं किया उन्होंने। वो शान मसूद 2 साल से हम पाकिस्तान में टेस्ट चैंपियनशिप में हम लास्ट पे आ रहे हैं, और एक 2-3 अच्छे-अच्छे टेस्ट मैच जीते हुए हमने शान मसूद की कप्तानी में हमने वो मैच चोक कर दिए, और सलमान अली आगा की तो कप्तानी की तो मैं क्या ही बात करूँ। तो बाबर ने जिस तरह से एज़ अ कप्तान ग्रो किया है, वो मेरे लिए बड़ी एक अच्छी बात है। बिल्कुल ऐसे ही उन्होंने जैसे एरन हार्डी को यूज़ किया है, वो अब एक ऑलराउंडर है, उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से उनको यूज़ किया है। एरन हार्डी ने भी एलिमिनेटर में भी मेरे ख्याल से 3 आउट किए थे, और फाइनल में भी उन्होंने 4 आउट किए हैं। तो जैसे उनको यूज़ किया है, मैं खुद बाबर आजम की कैप्टनसी को देख के बहुत मुतासिर हूँ। हम एज अ फैन हम बेहतरी चाहते थे कि उसकी कैप्टनसी मज़ीद बेहतर हो। वो इसमें कोई शक नहीं है कि वो पाकिस्तान का इस करंट एरिया में सबसे बेस्ट कैप्टन है। लेकिन हम चाह रहे थे कि उसमें मज़ीद इम्प्रूवमेंट आए, तो वो इम्प्रूवमेंट इस दफ़ा नज़र आई है। और मेरे ख्याल से वो सारा क्रेडिट जाता है ज़ल्मी की मैनेजमेंट को, क्योंकि जैसे उन्होंने उसके दौरान एक टीम उसके मुताबिक टीम एक राउंड में उसके बनाई, और अच्छा पूरा स्क्वाड बैलेंस करके उसको दिया, और फिर उसको इख्तियार भी दिया कि तुम अपने जैसा चाहते हो वैसे करो। तो फिर उसने वो करके दिखाया, और फाइनल जीत के ट्रॉफी उनको उनके हाथ में थमाई। बिल्कुल, क्रेडिट पेशावर ज़ल्मी की मैनेजमेंट को भी जाता है, जो पहले जो जैसे हाजी अकरम थे, जावेद अफरीदी थे। जावेद अफरीदी ने तो लास्ट ईयर कह दिया था कि अगले साल मैं खुद मैटर्स देखूँगा। तो इस अब बाबर ने भी कन्फर्म किया कि उन्होंने खुद वर्किंग की थी प्लेयर्स पे। उसके बाद हाजी अकरम ने और जावेद अफरीदी ने जिस तरह से बाबर को अथॉरिटी दी और ज उस कॉन्फिडेंस दिया, तो वो भी एक उनकी तरफ से एक अच्छा वो था कि कप्तान को जब आप इतना ज़्यादा रिस्पेक्ट देते हो, अथॉरिटी देते हो, तो कप्तान भी फिर जान मारता है और वो उसका बेस्ट निकलता है। उसके बाद ऑक्शन में जिस तरह से पेशावर ज़ल्मी की स्ट्रैटेजी थी, हम खुद डिसअपॉइंटेड थे। आपको याद होगा कि ये तो कुछ बिड ही नहीं कर रहे। 2-3 प्लेयर थे जिन पे मैं चाह रहा था कि वो करें, जैसे ज़ैम्पा पे और नसीम शाह पे और समीर मिन्हास पे। मैं 3-3 पे चाह रहा था कि इनको करनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने नहीं की। ये पहले से जिन प्लेयर्स पे वो करके आए थे, वर्किंग करके आए थे, इन्होंने उन्हीं पे बिड किया, और आखिर में जब इनका बजट
बहुत ज़्यादा था और बाकियों का बजट नहीं था, तो कोई भी इनसे लड़ नहीं सकता था किसी प्लेयर के लिए। तो ऑक्शन में स्मार्ट स्ट्रैटेजी, फिर बाबर को जिस तरह से अथॉरिटी दी, फिर ओटिस गिब्सन को एज़ कोच लेके आना, तो सब चीज़ें स्टार्ट से एंड तक पेशावर ज़ल्मी ने बहुत कैलकुलेट करके और बहुत होशियारी से चीज़ें की और उनको क्रेडिट मिला और वो आई थिंक डिज़र्व करते हैं। मैं फिर से बोलूँगा कि बेस्ट टीम थी और बेस्ट टीम जीती है। बिल्कुल ऐसे ही है, वो डिज़र्विंग टीम जीती है। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा, इसके साथ वीडियो को भी ख़त्म करेंगे, लंबी हो रही है वीडियो। मैं एक ये बात कहना चाहूँगा कि पेशावर ज़ल्मी को एक बड़े प्लेयर को डील करना आता है कि उसको रिस्पेक्ट और उसको डील कैसे करना है। और एक और चीज़ मेरे लिए जो सबसे शॉकिंग थी सईद भाई, वो ये थी कि नाहिद राना जो है, हमने 60 लाख में उनको साइन किया था। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट पीएसएल में मुझे लग रहा है कि इनकी प्राइस बहुत हाई जाएगी, अगर ये रिटेन भी हुए या वैसे भी ऑक्शन में गए तो। यार मैं तो सारा स्क्वाड ही रिटेन करना चाहूँगा। यही स्क्वाड पिक करें और ये जितना स्ट्रॉन्ग स्क्वाड है, मुझे नहीं लगता अगले सीज़न में भी इस टीम का कोई तोड़ किसी के पास होगा। तो वैल्यू बढ़ेगी बिल्कुल, नाहिद राणा की भी बढ़ेगी और बाकियों की भी बढ़ेगी। और एक और बात करूँगा, जो हमने क्रेडिट दिया ज़ल्मी की मैनेजमेंट को, एरन हार्डी की डायरेक्ट साइनिंग भी एक मास्टर स्ट्रोक था। बिल्कुल ऐसी ही मेरे ख्याल से पीएसएल की सबसे बेस्ट डेट साइनिंग थी, जिसने प्रूव भी किया कि वाकई वो बेस्ट है। बिल्कुल, बिल्कुल, ऑज़ी माइंडसेट था उसका, कोई उसने प्रेशर नहीं लिया, बॉलिंग उसने ज़बरदस्त की इन पिच इस्लामाबाद के अगेंस्ट भी समीर मिन्हास को आउट किया उसने और आज 4 आउट किए और 50 की, तो मैच विनिंग 2 उसने परफॉर्मेंसेज़ दी हैं और एक मास्टर स्ट्रोक था। बिल्कुल ऐसी है। चलें, आज की वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह फिर एक नई वीडियो के साथ आपके साथ मुलाकात होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कमेंट लाजमी किया करें और वीडियो को ज़रूर पूरा देखा करें। हम प्रॉपर जो है ना एनालिसिस करते हैं मैच के, तो ज़रूर देखा करें। इंशाल्लाह अगली वीडियो में होती है मुलाकात। अल्लाह हाफ़िज़।